अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नई लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो देखती है, रोजाना की बुनियाद पर इल्मी सिटी लाता है उनके लिए लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, मोटिवेट हो सके और एजुकेट हो सके। इसी मकसद के लिए आज भी हम एक खास लाइव के लिए आए हैं और जिन लोगों ने आज हमें न्यू ज्वाइन किया है और अगर उन्होंने हमारे पुराने सेशन से नहीं देखे हैं और वो देखना चाहते हैं तो वो जाकर हमारे इल्मी सिटी के चैनल पर विजिट कर सकते हैं और पुराने लाइव सेशन को भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज भी हम एक बहुत खास मकसद से लाइव आए हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं, जिनके साथ हम पहले भी 2 सेशंस कर चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छे रहे हैं। और हमेशा हम सर के साथ स्टार्टअप के हवाले से क्वेश्चंस करते हैं और उसी उसी के हिसाब से हमारा टॉपिक भी होता है। तो हमारे साथ सर खुर्रम जुबैरी फिर से मौजूद है जो कि सीईओ ऑफ जंप स्टार्ट पाकिस्तान है और इसके साथ साथ ही सोशल वर्कर। तो आज हम इनसे स्टार्टअप के हवाले से ही बात करने वाले हैं। तो जब तक मुझे मजीद लोग ज्वाइन कर, जब तक हम सर से थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम इकरा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और इट्स ऑलवेज ग्लैड टू बी हियर। जी सर, आपका शुक्रिया कि आपको हम जब भी दावत देते हैं आप जरूर आते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अपने बिजनेस स्टार्टअप को कैसे तारुफ कराया जाए, मतलब हाउ टू पिच योर स्टार्टअप। तो सर मैं चाहूंगी कि हम अगर इसको हमेशा जिस तरह हम बात को हमेशा स्क्रैच से शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि स्टार्टअप्स क्या है तो उनको हम पहले आइडिया देते हैं फिर उसके आगे बढ़े इससे। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीकाकार है। आप एक प्रॉब्लम को देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि यार ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम के बाज दफा उसका हल मौजूद होता है। जैसे आपने क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आपने एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है तो उसका हल मौजूद है, लेकिन आप उसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। आप उसको प्राइस वाइज ऑप्टिमाइज कर देते हैं, आप उसको टाइम वाइज ऑप्टिमाइज कर देते हैं कि जो काम पहले आधे घंटे में होता था वो अब 10 मिनट में होने लगे। जैसे माइक्रोवेव के जरिए से आप 5 मिनट में खाना गर्म कर लेते हैं, जो उससे पहले वो आधा घंटा लगता था उसको गर्म करने के लिए। तो आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे होते हैं या फिर आप उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, उसके सोल्यूशन को। तो और वो करते हैं आप बिजनेस के जरिए से, कि आप उसके लिए एक बिजनेस क्रिएट करते हैं और वो बिजनेस अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, और फिर आप उस बिजनेस के जरिए से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं और आप अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करते हैं, एक नई वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये होता है स्टार्टअप बेसिकली। जी। और जो लोग अपने स्टार्टअप से रिलेटेड और भी वीडियो या लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। स्टार्टअप से रिलेटेड हमारे और भी 2 बहुत ही अच्छे सेशन पड़े हैं जो कि आपको जाकर देखने और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सर जैसे कि हम बात करने वाले कि हाउ टू पिच योर स्टार्टअप, के अपना तारुफ कैसे कराया जाए स्टार्टअप का, तो इससे बेसिक मतलब क्या है, हम लोग को क्या इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं आज। मैं चाहूंगी आपको टॉपिक के थोड़ा और मजीद एलैबोरेट करें ताकि जो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे तो हाउ टू पिच योर स्टार्टअप, और उर्दू में बिल्कुल इसी तरीके से है कि अपने स्टार्टअप का अपने तारुफ लोगों से कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि ज़रूरत क्या है। तो उसकी नीयत पहले पता होनी चाहिए आपको कि किस ज़रूरत के तहत आप उसका तारुफ करवाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, और लोगों को बताना चाहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। तो अमूमन उसके 2 मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि आप अपनी जो चीज़ है या जो भी सर्विसेज है उसको बेचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका पता चले, और फिर उसके नतीजे में वो उसको खरीदें। वो बेशक वो कोई सर्विस हो, जैसे आप कोई अगर फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिशियन सप्लाई करते हैं, तो उसका काम ये होता है कि वो जाके लोगों के यहाँ काम करे, तो ये एक सर्विस हो गई। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, आपने एक वॉशिंग मशीन बनाई है, अब वो एक प्रोडक्ट है और उसको आपने बेचना है, लोगों को बताना है कि आपकी भी एक वॉशिंग मशीन है, तो आप उसको लोगों को पता चलेगा तो वो उससे खरीदेंगे। तो एक तो ये पिचिंग होती है कि आपने किस तरह, इसको मार्केटिंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन आप जब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब पिच कर रहे होते हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस पिच कर रहे होते हैं कि आपने अगर एक सप्लाई चेन क्रिएट करनी है और अपने वॉशिंग मशीन का कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करना है, तो आप उसको जाके बताएंगे कि ये बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है और ये लोगों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चल सकती है, तो तुम इसको अच्छी तरीके से मार्केट कर सकते हो। तो ये पिचिंग होती है। दूसरी पिचिंग का नुक्ता नज़र आपका ये होता है कि आपने फंडिंग रेज करनी है, पैसे लोगों से इन्वेस्ट करवाने अपने बिजनेस के अंदर। तो इस मकसद के तहत आप करते हैं पिचिंग या तारुफ करवाते हैं लोगों को। तो उसका ज़रा मकसद डिफरेंट होता है क्योंकि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, आप बताते हैं मैंने ये बनाई कैसे है, मेरे साथ लोग कौन कौन से थे, मैंने पैसे कितने जनरेट
किए हैं अब तक, मैं आपको कितनी इक्विटी देने के लिए तैयार हूँ या अपना बिजनेस का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप उसको बताते हैं, क्योंकि जो आप पैसा ले रहे होते हैं वो अगेंस्ट इक्विटी ले रहे होते हैं, हिस्सेदारी के तौर पर ले रहे होते हैं कि वो फर्द जो पैसा आपको दे रहा है वो आपके बिजनेस के अंदर आके हिस्सा ले सकता है। तो उस पिचिंग का एक तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाते हैं और आप बताते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूँ, और फिर आप कोशिश ये करते हैं कि फौरी तौर पर वो समझ ले और आपके साथ इस चीज़ के अंदर शामिल हो जाए। तो ये पहले नियत को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि आप किस उस कैटेगरी के अंदर इसको पिच कर रहे हैं। जी, तो जितने भी लोगों ने हमें न्यू जॉइन किया, मैं उनको बता दूँ कि हम आज बात करें कि आप अपने बिज़नेस स्टार्टअप को कैसे मुतारिफ कराना है, कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे पिच करेंगे। तो अगर आपके इसके हिसाब से कोई भी सवालात हैं या आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या आपने किया है और आपको कोई मसाइल आ रहे हैं, तो अगर आप कोई भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लीव कर दें। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे लाइव सेशन में। तो सर, जैसे हमने बात की है कि आपने कहा इसको बहुत तरीके से पिच करना होता है। आपको क्या लगता है कि एक बंदा जो अपने स्टार्टअप को पिच करने जा रहा है या तारुफ कराने जा रहा है, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या-क्या है? उसको क्या-क्या चीज़ें अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि मुझे ये भी बताना चाहिए, ये भी होना चाहिए? प्रॉपर एक स्टार्टअप को जब आप तारुफ कराएँ, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होना लाज़मी है? देखें, अगर आप उसको इस नज़रिए से कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपने उसको मार्केट करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि वो क्यों जाके लोगों को बताएँ, तो उसके अंदर 2-3 एलिमेंट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जो चीज़ भी आप कर रहे हैं, बेशक सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसको ये पॉइंट बड़ा क्लैरिफ़ाई करना है अपने लोगों के ज़हनों में कि या जिसको भी आप बता रहे हैं, कि जी, आप में और किसी दूसरे में क्या फ़र्क है। जब तक आप ये नहीं बताएँगे, तो अमूमन अगले जो हैं वो सवाल किसी नज़रिए से देखते हैं कि आपकी चीज़ को वो किसी न किसी हवाले से कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। मिसाल के तौर पर आप साबुन ही बेच रहे हैं या वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, तो वो कहेंगे कि यार ये क्या इसमें और उसमें क्या फ़र्क है जो मैं घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले एक वैल्यू प्रोपोज़िशन क्रिएट करनी है कि आपकी वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है। तो वैल्यू प्रोपोज़िशन अमूमन ये होती है कि जो उस चीज़ के अंदर वो आइटम्स नहीं, आपने कई दफ़ा वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, जो एक SaaS मॉडल के ऊपर जो वेबसाइट्स बनी होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने 3-4 प्लान्स दिए होते हैं अपने, और फिर साथ ही अपने जो कंपैटिटर्स हैं उनका भी एक रो बताई हुई होती है कि यार ये है। और फिर उन्होंने 10-15 चीज़ें लिखी हुई होती हैं और उसके अंदर टिक किया होता है कि हमारे जो सर्विस है या प्रोडक्ट है उसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारे से जो कंपैरिज़न है उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह का वैल्यू प्रोपोज़िशन आपको सबसे पहले अपनी चीज़ के अंदर क्रिएट करनी है या बतानी है। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यू प्रोपोज़िशन तो आपने बता दी, लेकिन उसके साथ-साथ प्राइस है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्राइस कम हो। आप हो सकता है कहें कि यार मेरी प्राइस बहुत ज़्यादा है उससे, लेकिन उसकी वजूहात फिर आपको बयान करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एप्पल फ़ोन है, वो हर कोई बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर दे के और उसको लेना चाहता है। तो एप्पल को ये कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारा फ़ोन सस्ता है, बल्कि वो कहते हैं हमारा फ़ोन महँगा है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको क्या चीज़ मिल रही है, ये मैटर करता है। तो फिर एक मख़सूस किस्म की एक मार्केट पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट हो गई, जो सिर्फ़ एप्पल खरीदती है और उसको इस्तेमाल करती है बनिस्बत किसी और फ़ोन के। तो आपको प्राइस के ऊपर मेंशन करना है कि यार मेरी ये प्राइस है। बहुत सी ऐसे एसी हैं, मिसाल के तौर पर एयर कंडीशन पाकिस्तान के तनाज़ुर के अंदर अगर आप देखें, तो उनके रीसेंट नाम अभी 3-4 साल पहले से वो ज़्यादा उनकी तरवीज हुई है, लोगों को पता चला है कि ये भी नाम है, लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, उसके पैसे लोग ज़्यादा दे के उसको लेते हैं बनिस्बत दूसरे एसी के। क्योंकि उनको पता है कि उससे बिजली का बिल कम आएगा और ये एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट है, और उसके साथ-साथ ये ज़्यादा अरसे भी चलेगा। तो ये चीज़ आपको दूसरा एलिमेंट आपको ये लेके आना है कि प्राइसिंग के हवाले से लोगों को बताना है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अम, जो यूसेज है, जो इंसान किसी तरीके से उसको इस्तेमाल करेगा, उसके अंदर कितनी आसानी मौजूद है। तो जो आप अमूमन मैं किसी चीज़ को लूँगा, जैसे आपने फ़र्ज़ करें कोई डिशवॉशर लिया, उसका सिर्फ़ एक आपने बटन दबाना है और वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एक डिशवॉशर है, उसके अंदर आपने 10 आइटम पहले सेलेक्ट करना है, या वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर पहले आपने 4 आइटम सेलेक्ट करने हैं, फिर उसके बाद वो चलेगी। तो ईज़ी टू यूज़ चीज़ कौन-सी है, उसके अंदर सिम्प्लिसिटी कितनी है, तो उन चीज़ों के बेस के ऊपर आप फ़ैसला करते हैं। जैसे एप्पल है, उसका बड़ा सिंपल सा इंटरफ़ेस है, आप उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। तकरीबन 20 के करीब उसके ऊपर ऐप्स हैं एक स्क्रीन के ऊपर,
और उनके साइजेस कोई छोटे बड़े नहीं कर सकते आप, कस्टमाइजेशन कम है, कम कर सकते हैं उसके बनिस्बत। एंड्रॉयड के अंदर आप हर तरह की स्किन डेवलप लोड अप कर सकते हैं, साइजेस छोटे बड़े कर सकते हैं और 10,000 चीज़ें कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो कहेंगे कि यार ये क्या कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा सेटिंग्स कहाँ पर हैं इसकी। तो इसके हवाले से कि आपकी जो आसानी है उस पूरे प्रोडक्ट के अंदर वो क्या है, तो उसको आपने देखना है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब उस तरफ चलते हैं कि अगर आपने पैसे रेज़ करने हैं तो उसके अंदर क्या-क्या होना जी। चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ज़हन में रखना है कि आप किस तरीके से अ, अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बात सुनने के लिए मुतवज्जो हो जाए। मतलब लोगों के पास टाइम नहीं होता, आप आधा घंटा बैठ के अगर कहानी सुना रहे हैं किसी को, तो वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास पैसा है। वो पैसा आपको क्यों देंगे? तो आपको उनको सबसे पहले मुतवज्जो करना है। तो हम पूरी पिच के अंदर या पूरे तारुफ़ के अंदर एक चीज़ कहते हैं जिसको हम कहते हैं हुक। क्या मैं कोई एक किसी बात करूँ पूरी कन्वर्सेशन के कोई फ़र्द उस हुक से अटक जाए। उसकी बात मतलब वो कहे कि अच्छा मैंने इसकी मज़ीद बात सुननी है। तो अमूमन कन्वर्सेशंस के अंदर भी ये होता है कि आप जब बात करना शुरू कर रहे होते हैं और अचानक आप किसी के बारे में आपको पता नहीं होता और पहली दफ़ा आप उससे मिले होते हैं, लेकिन अगर वो शुरू के 2-1 मिनट के अंदर ही कोई ऐसी बात ना करे या अपना कोई एक ऐसा इंप्रेशन ना छोड़े, जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये सेशन हो रहा है, अगर मैं शुरू के अंदर ही कोई ऐसी बात करता जो बहुत ही आम सी बात होती, बहुत से लोग उसको कर रहे होते, तो वो शायद थोड़ी देर में स्विच कर जाए। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जो लोगों के समझने की फौरी तौर पर, तो वो उसको मुसलसल देखते रहेंगे और कहेंगे कि हाँ, वाक़ई में इसमें कोई काम की बात बताई जा रही है। तो आपकी पिच के अंदर हुक होना चाहिए ऐसा कोई, तो आप मुख्तलिफ हुक्स क्रिएट करते हैं अपनी पूरी पिच के अंदर। अगर 5 मिनट की पिच है तो उसके अंदर आप कहेंगे कि यार वैल्यू प्रोपोज़िशन है, उसके अंदर आप टीम कहेंगे, उसके अंदर आपने मेंशन किया कि यार 3 लोग हैं, उसमें से 2 पीएचडी हैं, एक का 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं दूसरे सुनने वाले के कि हाँ यार ये लोग अचीव कर सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो ये हुक्स होने चाहिए। तो आपकी सबसे पहले जो चीज़ आपने वो हुक के तौर पर क्रिएट करी वो क्या है? आप क्या कर रहे हैं? तो जो आप कर रहे हैं वो क्या वाक़ई में कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया ही तब्दील कर देगी? या वो कोई मिलियंस ऑफ लोग इस्तेमाल करेंगे? तो आपको फौरी तौर पर और एक बात का ज़हन में रखें कि जिसको आप पिच कर रहे हैं वो आपसे 100 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग जो पिच कर रहे होते हैं, वो कई दफ़ा इस पूरी जर्नी से गुज़रे होते हैं, वो इस पूरे मरहले से गुज़रे होते हैं, उनको पता होता है कि हमने क्या-क्या करना है। तो आपने जो 3 महीने बात करना होता है, वो उनको पता होता है, जो आपने 6 महीने बात करना होता है, वो भी उनको पता होता है। तो आपको कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की बात करनी है उनके सामने, जिससे वो अटक जाएँ आपके पिच के अंदर। तो वो जो आइडिया है, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं बिज़नेस सर्विस है या प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है जो दूसरों में नहीं है? और वो किस तरीके से एंड यूज़र तक पहुँच सकती है कम से कम प्राइस के अंदर? और उसके अंदर वही जो मैंने बात की वैल्यू प्रोपोज़िशन की के और वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ आपको कन्वे करनी है कि बस यही है जो मैं कर रहा हूँ और ये दुनिया का एक इतना रेवोल्यूशनरी किस्म का कॉन्सेप्ट है, तो आपने उसको कहना है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि कॉन्सेप्ट कोई भी सोच सकता है, मैं भी सोच सकता हूँ। उन लोगों के पास जो जी। आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हो सकता है उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ हों। वो ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं, उनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता इस चीज़ को करने के लिए। तो वो उसको सबसे पहले कन्विंस ये करना है कि क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है कि वो आप कर सकते हैं। तो वो सलाहियत आप कैसे दिखाएँगे कि आपके पास है? वो या तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर दिखाएँगे कि यार मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैंने 10 साल पिछले कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम किया है, वहाँ पे यही काम होता था, वहाँ पे यही सीएमएस बनता था, मैंने इतने बनाए हैं, अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं अपनी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद आप जाके वो चीज़ लॉन्च करते हैं, बताते हैं उसको कि मेरे पास वो सलाहियत है, या फिर आपके साथ 2 एक और लोग होते हैं, जो कोई मार्केटिंग सँभाल सकता है, कोई अकाउंटिंग सँभाल सकता है, कोई आप खुद जो है ऑपरेशन सँभाल सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो आपकी जो टीम है वो उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो उसको सँभाल सकती है कि नहीं, तो फिर आप दूसरा आइटम वो बताते हैं और उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं। फिर तीसरी ये चीज़ है कि अच्छा ये तो हो गया, हाँ, आइडिया भी ठीक है, आपका सलाहियत भी है कि आप उसको कर सकें, लेकिन क्या ये बिज़नेस सेंस भी करती है? क्या ये
जो आप बेचने जाएंगे उससे कुछ आप पैसे भी कमा पाएंगे, तो आपके पास एक अच्छा किस्म का एक फाइनेंशियल फोरकास्ट शीट होनी चाहिए कि यार मैं इतने पैसे लगाऊंगा, इस वजह से मैं मांग रहा हूँ, और ये पैसे यहाँ पे ऐसे लगेंगे, तो मेरे प्रॉफिट जो है वो 10% बढ़ जाएगा या 100% बढ़ जाएगा, जितना भी है। तो उसकी एक कन्विंसिंग किस्म की एक कैलकुलेशंस होनी चाहिए आपके पास कि आप उसको करने जा रहे हैं। तो अमूमन जब आप फंड रेजिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर 3-4 ही चीजें होती हैं आपके पास। अगर फर्ज करें लोगों के पास 10 मिनट नहीं है सुनने के लिए, आपको आपको 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर कन्विंस करना है कि अगला आपकी 9 मिनट बात सुने। अगर आपने पहले मिनट में ये बात कन्विंस नहीं की तो फिर अगले 9 मिनट बैठने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो इन 3 चीजों के ऊपर फोकस अगर आप कर लेंगे तो फिर मतलब, अब नॉर्मली लोग जो है उसके अंदर 15 किस्म के आइटम्स डाले होते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट साइज क्या है, और भाई मार्केट साइज जितना मर्जी हो, पूरे दुनिया उनकी मार्केट साइज होती है, या पूरा पाकिस्तान उनकी मार्केट साइज होता है, और उसमें से फिर वो कहते हैं कि यार 1% भी हम अगर इसको एक्वायर कर लें तो हम ये कर लेंगे। तो भाई मैं हो सकता है उस क्या कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ जिसमें हम स्टीव जॉब की स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हूँ, जिसके अंदर हम कहते हैं कि यार मार्केट तो हम बनाते हैं, मार्केट तो एंटरप्रेन्योर बनाता है, एग्जिस्टिंग मार्केट तो होती नहीं है, मुझे वो आइडिया सुनना ही नहीं है जिसकी मार्केट हो, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसके ऊपर चले गए, फिर उन्होंने कहा यार हमने ये किया था, फिर हमारी पूरी जर्नी थी, और फिर हमने इतने लोगों से मिले, और फिर उनके पास हमारे पास इतनी एग्जिस्टिंग लीड्स हैं वगैरह वगैरह। ये सारी कहानियां बाद में आती हैं। तो जो एक जिसके सामने आप पिच करने जा रहे हैं वहां पे 2 मिनट में आप अगर ये 3 चीजों के ऊपर कन्विंस नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको आगे भी चीजें बताने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। जी सर, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। देखिए, मैं आपने इन्वेस्टर की बात की कि अगर आप इन्वेस्टर को यूनिक होकर नहीं दिखाएंगे। सर, जो नए बच्चे मार्केट में आते हैं और नए स्टार्टअप करते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं प्रिपेयर होकर आते हैं। मतलब कि वो फौरन जल्दी जल्दी करके अपना स्टार्टअप लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, उनको अपने स्टार्टअप को अगर किसी को पिच करने जा रहे हैं तो अपना क्या प्रोसेस करके जाए, पूरा हर एक चीज को क्या क्या शामिल करें और किस तरह करें? मतलब कि हमने चीजें ऐड बता दी कि ये कर लें, तो वो किस तरह चीजें ऐड कर सकते हैं, किस तरह बर्स्टिंग कर सकते हैं, कैसे अगले बंदे को बता सकते हैं कि वो इतना प्रॉफिट निकालेंगे? मतलब कि ये चीजें ऐड कैसे करनी है? अब हमें ये तो पता लग गया कि ये ऐड होनी चाहिए। अब मैं चाहूंगी आप ये बता दें क्या चीजें ऐड कैसे करनी है उन्होंने, ताकि उनको मजीद आसानी हो जाए। यार एक तो मुझे ये चीज ये समझ नहीं आती कि मतलब ये सवाल आज से ना, जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था आज से 25 साल पहले, 25-28 साल पहले, तो बल्कि 30 साल पहले कहना चाहिए, तो उस वक्त ना इंटरनेट था, इंटरनेट था लेकिन किसी के एक्सेसिबल नहीं था, मतलब आम पब्लिक उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, ना कोई इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल थी, कुछ मैगजीन छपते थे, कुछ लाइब्रेरीज के अंदर हमें जाके तो कुछ चीज़ों को देखना पड़ता था कि यार अच्छा यहाँ से इसको कुछ पता चले। लोगों को भी ज्यादा पता नहीं था कि यार कारोबार होता कैसे है, और कोई होता भी था तो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर कोई किसी दूसरे को बताने के लिए तैयार नहीं होता। तो मतलब जब उस इरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सरवाइव किया, और आप जिससे भी बात करेंगे क्या कहते हैं ओल्डर जनरेशन के किसी भी फर्द के साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप के आगे में चलते चलते इस स्टेज पर पहुंचे हैं, वो आपको यही बताएंगे कि हम जिन हालात के अंदर हम लोगों ने बिजनेसेस किए उस वक्त तो कुछ होता ही नहीं था। तो आजकल के दौर में तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप से मौजूद है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउजर खोलना है और उसके अंदर टाइप करना है कि यार हाउ टू पिच। अब ये हम जो पूरा सेशन कर रहे हैं, इस सेशन को भी आप अगर सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जाके हाउ टू पिच लिखने की जरूरत है गूगल के अंदर, वो आपको 10,000 किस्म के टिप्स आपको बता देगा। अब उसके अंदर जंक भी होगी, लेकिन इतना तो आपके अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप उसको साइफन कर सकें, मतलब देख सकें कि कौन सी बेहतर है आपके लिए और कौन सी नहीं है। तो ये वाला सवाल आज की जनरेशन में, जैसे मिसाल के तौर पर अभी में हम काफ़ी इन्वेस्ट इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर हम काफ़ी पिचेस हमने सुनी, और उसके अंदर तो एंड में किसी ने सवाल किया कि सर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी। मैंने कहा अगर कोई मेरे से ये सवाल करे आज के दौर के अंदर, तो मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उससे बात करने के अंदर, क्योंकि आपको अगर आप बंदे को ढूंढ के निकाल नहीं सकते, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं निकाल सकते, लिंक्डइन नहीं देख सकते, उसका फेसबुक की प्रोफाइल नहीं देख सकते हैं, उसको मैसेंजर के ऊपर मैसेज नहीं कर सकते बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, तो फिर आपको मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है आपके लिए। तो आजकल के दौर में तो ये सवाल बिल्कुल बनता ही नहीं है कि हम किसी भी हवाले से
ये सवाल करें कि यार अच्छा जी इसको कैसे करना है, फाइनेंशियल फोरकास्ट शीट कैसे बनती। इवन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, यूट्यूब की लोगों ने वीडियो बना बना के डाली हुई हैं। मैंने पता नहीं कितने हजारों सेशंस किए हैं पिछले 3 साल से। मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर सेशन जाके देख लो यार, और हजारों लोग हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर फिर भी समझ नहीं आती, इवन ये कि यूडेमी का कोर्स ले सकते हैं आप कि यार हाउ टू प्रिपेयर अ पिच डेक। बेतहाशा लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही उससे बेसिक लेवल पे हो और आपको कुछ नहीं पता, तो फिर आप किसी से पूछ सकते हो। जैसे अभी ये सेशन हो रहा है, इसके अंदर मैं यही चीजें बता रहा हूँ कि इसको जाके सोच, मतलब करो, गूगल करो, सर्च करो। तो ये चीज है। जी, ये बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही बोला है कि हज़ारों चीज़ें आजकल, अब तो हर चीज़ एक टेस्ट में आपको बस एक टाइप करना होता है और आपको सब डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको समझ नहीं आता है, वो तरीकाकार या समझ नहीं आ रहा, हमें बेहतर तरीके से नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही लोअर लेवल से अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, लेकिन उनको इन सब चीज़ों की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती है कि हमने इन चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। तो उनके लिए भी हमने इंशाल्लाह ये सेशन करते रहते हैं ताकि वो भी इस बात को समझ सकें। तो सर, अगर जैसे कि हमने आप बताया कि स्टार्टअप को तारुफ करने के लिए आप बताया एक स्टोरी है जो भी आप क्रिएट करते हैं होना चाहिए। सर, अगर आपका स्टार्टअप, मैं बताऊं क्या है, एक ये था कि आपने कहा था कन्वर्ट, हमारे पास बिजनेस रेट होना चाहिए कि उससे कुछ अर्न कर सके। तो सबसे बड़ी चीज आपका आइडिया ही है। तो अपने आइडिया को आप कैसे बेहतर तरीके से ला सकते हैं कि वो मार्केट में आप उससे अर्निंग भी कर सकें, क्योंकि लोग सिर्फ आइडिया जनरेट कर लेते हैं और उस आईडी के पीछे ये नहीं सोचते क्या हम इससे मार्केट वैल्यू बना पाएंगे या मार्केट में जाके पैसे अर्न कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये भी एक बहुत इशू सामने आया है। अच्छा, इसके अंदर मैं बता दूं, आपने जैसे वक्त यूज किया कि आइडिया ही एक बहुत बड़ी चीज है। मेरी नजर में आइडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है, सिफर है। लेकिन जो जब आप बता रहे होते हैं ना, तो लोग उस आसानी से कन्विंस हो जाते हैं जब आप कोई चीज बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि यार मैं, जो एग्जिस्टिंग माइक्रोवेव्स हैं वो 5 मिनट लगाते हैं खाने को गर्म करने के लिए, तो मैं एक माइक्रोवेव ऐसा बनाऊंगा जिसके अंदर 30 सेकंड में हो जाएगा। या फिर मैं उसके अंदर कुछ ऐसे क्यूब्स होंगे जो मैं उसके, जैसे पॉपकॉर्न नहीं होते उस तरह का, मैं उस क्यूब उसके अंदर रखूंगा तो वो पूरी एक डिश बना देगा। इतना बड़ा जो क्या कहते हैं आपका डोंगा है वो भर जाएगा उससे। तो इस किस्म की कोई और बड़ा न्यूट्रिएंट होगा और सारा कुछ होगा। तो मेरे फौरन कान खड़े हो जाएंगे इसके ऊपर कि यार ये कोई ऐसी चीज बनने जा रही है। अब मतलब माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन, ये ऐसी चीज, या फ्रिज, ये ऐसी चीजें हैं जो आप, जिसने पूरी इंसानियत की लिविंग स्टाइल को चेंज कर दिया है। आईफोन है, उसने पूरे लिविंग स्टाइल को चेंज कर दिया है। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज समझने की है कि कोई ऐसा आया, कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया है। अब अगर वो आइडिया है तो फिर शायद उसकी इतनी कदर कीमत हो। लेकिन उसके साथ फिर ये भी होता है कि इस तरह की चीजों को ना बनने में बड़ा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज मेडिकल साइंस के अंदर कोई चीज बनाई। अब उसको 3-4 साल के, आपने कैंसर का जो रेट है, जो डायग्नोसिस है, वो इस वक्त फर्ज करें 60% एक्यूरेसी पे है, तो आपने कोई ऐसा मेथड ड्राइव करने लगे हैं जो जिसपे 80% एक्यूरेसी पे वो चला जाएगा। तो अब इस किस्म के चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम लगता है उस चीज़ को करने के लिए। तो आप मुसलसल कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा होता उस पूरे अरसे के दौरान में। और आपको पैसे लगाते जाते हैं और फिर कहीं जाके वो चीज़ होती है। R&D बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि वो आइडिया बहुत ज़्यादा कैची होता है, उसके अंदर आपका पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है कि आपने, हाँ, वाक़ई में ऐसा बना सकते हैं, तो फिर लोग फौरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। लेकिन अमूमन जो पाकिस्तानी तनाजुर में अगर मैं उसको देखूं कि आप जो आइडियाज़ आपको सुनने को मिलते हैं वो सारे वही हैं, वो जो जो मगरबी दुनिया है उसका, उसमें जो जो स्टार्टअप इस हवाले से काम कर रहे हैं, उन्हीं के आइडियाज़ का वो चरबा होता है। आपका जो लोकलाइज्ड वर्जन ऑफ अमेज़न बना रहा है, कोई लोकलाइज्ड वर्जन ऑफ एक्सपीडिया बना रहा है, लोकलाइज्ड वर्जन ऑफ ऊबर बना रहा है, लोकलाइज्ड वर्जन ऑफ अमेज़न बना रहा है। तो सारे के सारे वही चीज है जो ऑलरेडी दुनिया में हो चुकी है, आप बस उसका एक लोकलाइज्ड वर्जन बना रहे होते हैं। तो अगर इस किस्म का आपका आइडिया है तो इसके अंदर तो कोई कमाल आपका है नहीं। तो और बहुत से ऐसे भी हो गए हैं कि कई दफा अब स्टार्टअप में सुनने को मिलते हैं कि वो एग्जांपल दे रहे होते हैं कि यार ये चीज इंडिया में बहुत चली है, ये आइडिया। तो बिल्कुल चली होगी भाई, लेकिन वहाँ की मार्केट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, सारा कुछ है। तो इस वजह से उस चीज को वो पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च करना चाहते हैं।
तो ये कोई कन्विंसिंग चीज़ नहीं है। तो अब अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो आईडीए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई इस पूरी सिचुएशन के अंदर, मेरे नज़दीक एटलीस्ट, क्योंकि आपने लोकलाइज्ड वर्जन आप बना रहे हो। फिर दूसरी चीज़ मैंने ये देखूंगा कि अगर वो लोकलाइज्ड वर्जन आप बना रहे हो तो क्या आपके अंदर इतनी सकत है कि आप उसको, वही कैपेबिलिटी जो मैंने आपको बताया था कि वो बना सकते हो और फिर उसको बेच सकते हो और फिर उसको स्केल कर सकते हो, तो वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर होता है, कि हम कहते हैं कि यार हमने बस बेहतरीन किस्म के फीचर्स उसके अंदर डालने हैं, बेहतरीन किस्म की क्या कहते हैं, आपके जो लेआउट है, यूआई है, यूएक्स है, हम बेहतरीन किस्म की बनाएंगे, वो बनाते भी हैं, ऐप्स भी बनाते हैं, सारा कुछ है। लेकिन वो जिन लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है वो लोग आपके पास होते नहीं है। अब आपको फर्ज करें अगर 4 मिलियन लोग चाहिए इस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए जहां पे आप ब्रेक इवन करेंगे ये सारा कुछ करने के बाद, तो उसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर होती नहीं है कि वो आप 4 मिलियन लोग कैसे साइन अप करवाएं। अब 4 मिलियन लोगों से आप एक डॉलर डॉलर ही ले लेना, अगर फर्ज करें कि आपकी फी हो जैसे, तो आपके 4 मिलियन डॉलर्स तो ये आ गए। तो लेकिन वो लाएगा कौन? मसला ये होता है कि वो 4 मिलियन लोग आपके पास आते नहीं है। आपका फोकस होता है कि मैं बस बेहतरीन किस्म की चीज बना दूं। अभी जैसे हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं स्ट्रीम यार्ड का, अब इसने रेवोल्यूशनाइज किया सारी चीजों को। इससे पहले और भी बहुत से सॉफ्टवेयर थे, लेकिन हर कोई इसको क्यों यूज कर रहा है ये सोचने की बात है। लेकिन उन्होंने फिर एक ओवरऑल मार्केट बनाई, अब हर कोई उसको यूज कर रहा है। बेशक अगर हम $1 भी देते हैं तो उस डॉलर की को उन्होंने मैस प्रोड्यूस कर दिया, सिंपलिस्टिक रखा, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा बटन शटन नहीं है, इजी टू यूज है। तो उसकी वजह से चीजें आगे बढ़ी बहुत। और जो सॉफ्टवेयर थे वो बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या कहते हैं, कस्टमाइजेशन थी। 4-5 बटन नहीं थे बल्कि 20-25 बटन थे। तो इस वजह से लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कम सिंपलिस्टिक वे के अंदर। तो ये चीज समझने की है कि आप किस तरीके से मतलब वो चीज क्रिएट करते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन किस तरह क्रिएट करते हैं। फिर अक्सर मैंने देखा है, इसी पॉइंट से लिंक्ड है ये वाला पॉइंट, कि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सी चीजें आप कहते हैं कि यार मेरा एक चीज है, आइडिया है, फिर मेरी टीम है, फिर मेरी फाइनेंसेस है, फिर मेरी मार्केट है, और आपने 15 आइटम्स के ऊपर बोलना होता है। आप 15 मिनट के अंदर एक एक मिनट उसको दे देते हैं, और आपकी मिसाल के तौर पर टीम बहुत ही कमजोर है, ये वाला पॉइंट, तो आपने उसको भी मिनट दे दिया। भाई उस पर मिनट देने की क्या जरूरत है, उस पर 10 सेकंड बोलो। बकिया जो 50 सेकंड है वो किसी और दूसरे आइटम को दे दो। मार्केट मिसाल के तौर पर मार्केट बहुत एक्सेसिबल है उस इस मखसूस प्रोडक्ट के लिए, तो आपने 1 मिनट 50 सेकंड मार्केट को दे दो भाई, जो एक्स्ट्रा मिले। तो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो जब पिच कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस को पे नहीं आया। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो यार अपनी वीकनेसेस के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, तो अगला जो सुनने वाला होता है, इन्वेस्टर होता है, वो उसी के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर कन्वर्सेशन चल रही होती है और वो लड़ रहा होता है। मतलब जो आपका स्टार्टअप वाला है, जो को फाउंडर है, वो ऑलमोस्ट लड़ना शुरू कर देता है उस इन्वेस्टर के साथ कि भाई नहीं नहीं सर जी ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये है, ऐसे है, आप मेरी बात तो सुने। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद आप सोचो कि वो आपके साथ चलेगा। उसको सबसे पहले तो पैसा तो मसला नहीं है उसके लिए मसला ये है कि भाई ये जो बंदा है कम से कम मेरी बात सुनता भी है कि नहीं सुनता, या अपनी ही सुनाए चले जा रहा है। तो वो जाहिर है सॉफ्ट स्किल्स में आता है सारा, उसके ऊपर मजीद बात की जा सकती है, लेकिन ये कि अमूमन ये सारी चीजें होती हैं। मैंने अक्सर ये देखा, और क्या कहते हैं, अब तक पता नहीं कि हजारों पिचेस सुन चुका हूँ, अटेंड कर चुका हूँ बहुत से, खुद से शेपर्ड्स पाई जब हम लोग करवाते थे, अब फिर करवाना शुरू कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एक सिंपल सवाल किया है कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए। अब इसका एक जवाब है इतने चाहिए। अब इसका जवाब नॉर्मली आता है कोई 3-4 मिनट का। सर वो असल में हम इस तरह, अच्छा ये बात इस तरीके से शुरू होती है, सर वो असल में हम इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर हम यहाँ ये खर्च करेंगे। और भाई मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैंने आपसे ये नहीं सवाल किया कि सर वो इस तरह, और ये करते करते ना। तो सवाल जो पूछा गया है, ये एक बहैसियत कौम हमारे अंदर एक और भी चीज है कि हम एक जो सवाल टू द पॉइंट पूछा जाए तो उसका बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे। और उसकी वजह से होता क्या है कि आपकी बिला वजह कन्वर्सेशंस लंबी हो जाती हैं, आप बिला भूल भैयों में, क्योंकि आप जो भी जवाब ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे उससे 10 सवाल और निकलेंगे, और उन 10 सवालों के निकलने के बाद फिर वो 10 सवाल और उसके जवाब आपके देने पड़ेंगे जो आपके पास होते नहीं है। तो जो सवाल आपसे पूछा गया भाई उसी का जवाब दो।
तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर के यार नहीं समझ पाते। फिर एक और जो चीज़ मुझे अक्सर महसूस होती है कि जो लिखा गया है उसके या बोला गया है उससे कोई और ही मतलब निकालने की कोशिश करते हैं हम। उसकी जो लिटरल मीनिंग है वो नहीं हम समझते। जैसे अक्सर मेरे साथ होता है, मैं क्या कहते हैं फेसबुक की पोस्ट कर रहा होता हूँ, उसके बड़ी लिटरल मीनिंग होते हैं कि आप जो कहा गया है भाई उसको उसकी फेस वैल्यू के ऊपर पढ़ो। उसके बजाय मुझे अक्सर मतलब ये एक्सपीरियंस होता है कि उसके 10 और किस्म के लोग मतलब निकालना शुरू करते हैं और अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो वो अच्छी बात है, ठीक है, करें, ज़रा पॉन्डर करें, सोचें, कॉन्टेम्पलेट करें, देखें क्या है। लेकिन ये कि चीज़ों को ज़रा ब्लैक एंड व्हाइट भी देखने की कोशिश करें। बिल्कुल। सर साथ में ही साथ 1-2 क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं चाहूँगी उनको भी मैं साथ ही ऐड कर लूँ। एक काज़िम का क्वेश्चन आ रहा था, काज़िम रज़ा का, कि टेल समथिंग अबाउट ट्रेडिशनल बिज़नेस ग्रोथ यूजिंग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। यार ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि आपको फ़र्ज़ करें आपकी फ़ार्मेसी की दुकान है, आपका एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है, लोग आपके पास आते हैं, अब आपने उसको ऑनलाइन कर दिया। मतलब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बहुत जगह पे डिजिटाइज़ेशन यूज़ करना शुरू करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ क्या कहते हैं ऑटोमेट हो जाती है। इसी तरह की फ़ार्मेसी के अंदर पहले नहीं होता था, लोग क्या कहते हैं जो पहली जो चेंज आई लोगों ने उसके ऊपर जो शरबत की बोतलें होती थी या सिरप की या टैबलेट्स होती थी, तो उसके ऊपर प्राइसिंग लगानी शुरू कर दी। उससे मशीन से पंच मशीन से, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा यार ये 2 रुपए की है, 5 रुपए की है, 6 रुपए की है। अब उससे क्या हुआ कि आपका जो दुकान में जो खड़ा होने वाला था वो उसी को सिर्फ एक ही बंदे को पता होता था कि इनकी प्राइसेस क्या है। वो देखता था, वो कहता था यार ये इतने की है। लेकिन अब आपने 2-4 और बंदे रख लिए, अब आप वहां पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आपने कहा कि यार सलीम वो वाली दे दो इनको, ये इस मकसद के लिए। तो उसने उतारा, उसने प्राइस देखी और उसको दे दी। अब एक ये भी इसको भी डिजिटाइजेशन के जुमरे में लेके आए। जरूरी नहीं है कि उसके साथ कोई मतलब पावर लगी हुई हो, उसके साथ कोई स्क्रीनें लगी हुई हो, उसके अंदर कोई सिस्टम चल रहा हो। ये भी डिजिटाइजेशन है कि आपने प्रोसेस इजी कर दिया कि अब कोई भी बंदा सिर्फ देखेगा और प्राइसिंग दे देगा। दूसरी चीज ये आई कि हमने कहा कि यार हम इस चीज को ऑटोमेट कर दें। हमने एक सिस्टम लगाया, एक कैश रजिस्टर बनाया, उसके अंदर हम बटन दबाते हैं टक करके, तो वो क्या कहते हैं प्राइस वो निकल आती है। क्या कहते हैं उसके अंदर हम रजिस्टर रखना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर एक रोल था, उस रोल के ऊपर वो प्रिंट हो जाती थी प्राइस और वो फाड़ के हम उसको रसीद के तौर पर दे देते थे। ठीक है, उसकी भी एक आगे की चीज आई। उसके बाद फिर वो टच स्क्रीनें आ गई, पर टच स्क्रीन के ऊपर हम सिर्फ पैनाडोल का बटन दबाते हैं तो एक पैनाडोल हो जाती है, और फिर बटन दबाते हैं तो उसमें से रजिस्टर खुल जाता है, उससे पैसे लेते हैं, उसमें रखते हैं और वो चला जाता है। महीने के एंड में वो आके हमसे कोई भी पूरा रजिस्टर देख ले कि यार इसके अंदर क्या है, आपने कितनी चीजें बेची हैं, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर वो चीज हमारे जो जो ओनर था शॉप का उसको भी लिंक हो गया। अब वो घर से बैठ के ही देख सकता है कि मेरी इस वक्त कितनी रजिस्टर हुआ है, कितनी सेल हुई है, सारा कुछ हुआ है। फिर हमने उसके साथ साथ हमने कहा कि यार हम क्यों हर जो सिरप की बोतल है या टेबलेट का पत्ता है उसके ऊपर क्यों प्राइसिंग लगाएं। हम ऐसा करते हैं, एक मशीन इजाद करते हैं जो सिर्फ स्कैन करे। तो हमने वो बारकोड स्कैनर इजाद कर लिया। बारकोड स्कैनर से हम उसका सिर्फ बारकोड स्कैन करते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाती है हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो हमें वो हर जगह हर डब्बे के ऊपर जाके प्राइसिंग नहीं लगानी पड़ती। तो हमने वो कर लिया। तो इस तरह से फिर हमने कहा कि यार ये लोग अब कमा रहे हैं, ये कोविड हो गया है और वैसे तो लोगों ने कहा है, लेकिन किसी तरह हम ये दवाइयां उनके घर ही पहुंचा दें। तो फिर हमने ऑनलाइन पोर्टल बना दिए दवाइयों के। हमने कहा यार अच्छा यहीं से आप बैठ के ना अपनी दवाई ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आपको क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो प्रिस्क्रिप्शन की हमने पिक्चर ली और उसको भेज दी और उसके मुताबिक हमें वो चीजें आ गई। तो ये है डिजिटाइजेशन, इसमें करते चले जाओ, जितना मर्जी चीजें ऑप्टिमाइज होती चली जाएंगी। बिल्कुल। सर यहाँ पे रिजवान अशरफ एक और सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द 5 की थिंग्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल बिगिंस योर स्टार्टअप। यार मैं 5 चीजें नहीं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक चीज बताऊंगा, और वो उस चीज एक चीज के ऊपर फोकस कर लें कि तो आपकी पांचों चीजें आगे भी हो जाएंगी, 5 भी 10 भी सारी चीजें हो जाएंगी। असल मसला क्या होता है कि आपको सबसे पहले इस्टेब्लिश ये करना है कि और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अभी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप कहा है कि 5 की थिंग्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल बिगिन योर स्टार्टअप। तो आई एज्यूम कि ये पहला स्टार्टअप कर रहे हैं। ठीक है, जब आप पहला स्टार्टअप कर रहे हैं ना तो आप एक चीज बहुत ज्यादा इस चीज को मद्देनजर रखें, और ये सब लोग इस बात की गलती करते हैं। वो ये है कि जो उसकी डोमेन है, जो काम आप कर रहे हैं अल्टीमेटली बेचने का, जो भी काम कर रहे हैं आपने मतलब पढ़ाने का एलएमएस आपने बनाना है, आपने कोई
राइड शेयरिंग करनी है, जो भी करना है, आपने कोई टेक्निकल चीज बनानी है, आपने कोई किराने की दुकान खोलनी है वगैरह वगैरह, उसकी डोमेन नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि वो चीज आप खुद से कर सकें। जैसा मिसाल के तौर पर मेरी पहले आज से कुछ 30 साल पहले डिजाइनिंग की, मैंने पहला जो मेरा स्टार्टअप था वो कंपोजिंग का था। अब तो बहुत मतलब खत्म हो गया वो काम, लेकिन उस वक्त नया नया शुरू हुआ था। तो जो प्रिंटिंग की कंपोजिंग जो है ना वो नहीं होती थी कहीं पर भी, पूरे पूरे शहरों के अंदर 1 या 2 जगह होती थी जहाँ पे आप वो करते थे। तो उसके अंदर अगर मुझे वो खुद नहीं आएगा वो काम, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बंदा रखूंगा या 2 बंदे रखूंगा या 3 बंदे रखूंगा जो वो मेरे लिए काम करेंगे। अब वो जो बंदे रखूंगा तो मुझे उनको भी तो कुछ पैसे देने हैं ना, तो उनको पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे होते नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो अल्टीमेटली चल नहीं पाता। तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें कि आप किस तरह से वो चीज बना सकते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। आपने इवन कोई कारपेंटिंग का बिजनेस भी करना है ना, तो आप खुद को कारपेंटिंग आपको आनी चाहिए कि यार मैं खुद से कुछ चीज बना सकूं। तो ये है पॉइंट। जी सर, एक आबिद खान पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई है निकला जाहिद, वालेकुम सलाम आबिद। कहते हैं मेरी एज 24 है, क्या मुझे इस एज में बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए? भाई साहब आप 15 साल लेट हैं, 14 साल तो लाजमन लेट है। आपको 14 साल पहले स्टार्ट करना चाहिए था। इस वक्त 10 और 12 साल के बच्चे जो है ना वो क्या कहते हैं, अपनी चीज वो लॉन्च कर चुके हैं, पता नहीं कितने पैसे बना चुके हैं, और एटलीस्ट आप पैसे ना भी बना रहे हो लेकिन आपको 10-12 साल की एज में शुरू हो जाना चाहिए। तो 24 साल तो बहुत लेट है भाई, लेकिन कर लो, फिर भी कर लो। जी आबिद, अगर आपने अभी भी सोचा तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अभी भी काम करने का सोचा, तो आप इसको आज ही शुरू कर लें। तो सर अगर हम एक और क्वेश्चन में लास्ट में ऐड कर चाहूंगी, और एक कमेंट भी आया था रिजवान साहब का कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल कर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है वो क्या रीजन है कि हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल कर जाते हैं? ये सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो गया कि खुरम भाई भी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर आइडिया, बट वी स्टिल फेल्ड इन आवर स्टार्टअप। इम्प्लीमेंटेशन में फंस जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें कि यार फेलियर तो मसला नहीं है, आप फेल हो बेशक हम्म। कोई मसला नहीं है, हो गए तो कोई मसला नहीं है, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, चौथा कर लेंगे। लेकिन जो चीजें फेल होने की है ना, मैं नहीं समझता कि इंसान फेल हो सकता है। फेल जिसको जो रीजन होते हैं ना अमूमन के यार आप फेल क्यों हुए, वो ये है कि जो आपने बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को आप ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप जो है वो आपको फल देना शुरू कर दे 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 5 साल के अंदर। बाद ऐसे आइडियाज होते हैं जिन्होंने 10 साल के बाद आपको फल देना होता है, लेकिन आप 5वें साल में थक जाते हैं। आप कहते हैं यार पैसा ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं कैसे चलाऊं, घर वालों की सुनने पड़ती हैं, उसके बाद क्या कहते हैं अब शादी भी हो गई है, उस वक्त शादी भी नहीं थी, अब बच्चों को भी संभालना है, अब मैं फिर भी इसको चलाए जा रहा हूँ। तो अमूमन जो होता है वो ये कि हम थक के उसको बंद कर देते हैं, वरना स्टार्टअप कोई फेल नहीं होता। अगर आपने जान मारनी है ना, आपके सामने जमीन की बहुत अच्छी एग्जांपल है। जमीन को 14 साल लगे इस स्टेज के ऊपर पहुंचते पहुंचते, एकदम से नहीं होगा। अभी 2 साल 3 साल पहले ही वो बहुत ज्यादा एक आपको उनके बैनर्स लगे हुए नजर आएंगे, आपको उनकी क्या कहते हैं स्पेशल एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो सिर्फ एक वेबसाइट थी, 10 साल तक वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे फिर, और वो थक की वेबसाइट है, बेड़ा मतलब यानी कि मैं हूं तो मैं कभी भी ना जाऊं उस वेबसाइट के ऊपर, मतलब इतनी फजूल सी वेबसाइट है, लेकिन वो लगे रहे बस उसी को, फजूल सी वेबसाइट के ऊपर वो लोग लिस्ट करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज चलती रही। तो एक वाहिद जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपने गिव अप नहीं करना। सैनडिस्क की बहुत अच्छी मिसाल है। सैनडिस्क 1990 के से लेकर 99 तक वो चलते रहे। उस वक्त डिजिटल मेमोरी का या मेमोरी स्टिक का इतना अंदाज वो नहीं होता था, डिजिटल कैमरे ही नहीं थे, तो इस्तेमाल ही नहीं था। वहाँ पे तो हार्ड ड्राइवें 20-20 MB की होती थी, 40 MB की होती थी। तो लेकिन वो लगे रहे। एक वक्त आया कि अब हर मतलब दूसरी चीज उनकी सैनडिस्क है। तो इसके अंदर असल चीज टाइम है कि आपने कितने अरसे, एप्पल की मिसाल आपके सामने है, बहुत बड़ी एग्जांपल है। 70s 80s 90s, मतलब मार्केट पेनिट्रेशन वहां तक पहुंचे 30 साल लगा दिए, और सिर्फ पीसी बेचते थे मैकिन्टॉश। लेकिन फिर 2000 के बाद देखो कहां से कहां पहुंचे हैं।
मार्केट पेनिट्रेशन जनाब 500 मिलियन लोगों के ऊपर जो पहुंची है, अपने जो आईपैड, आईफोन पूरी सीरीज निकाली और फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो ये है। जी, तो सर एक और क्वेश्चन आया था, रिजवान साहब का पूछ रहे थे कि अगर आपको डिग्री और स्किल में से कोई चीज अगर आप प्रेफर करें तो वो क्या होगी? यार इसी तरह है कि मतलब इंसान को पूछे कि यार मैं रोजा रखना है या नमाज पढ़ लूं, इन दोनों में से क्या काम करूं। तो भाई रोजा रख के भी नमाज पढ़ी जा सकती है, और नमाज पढ़ते जब नमाज पढ़ रहे हैं उस दिन रोजा भी रखा जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं यही बात करूंगा, और कोई चीज ये सवाल ही गलत है। ये आजकल जो ये लोग सवाल कर रहे हैं ना कि हमें डिग्री करनी चाहिए, स्किल करना चाहिए, यार इसके मतलब ये गलत सवाल है। अब जैसे मैंने आपको नमाज रोजे का, तो जिन लोगों ने बिल्कुल हमें एंड पे ज्वाइन किया, उनको नहीं पता है कि हम क्या बारे में बात कर रहे थे, तो हम बिजनेस को, अपने बिजनेस को कैसे मुतारिफ कराया जाए उसके रिलेटेड बात करते हैं। हमने काफी डिटेल बात की, अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम इसको पोस्ट कर देंगे, बाद में आप इंशाल्लाह जाकर सिटी को विजिट करें और आप इसको देख सकते हैं। तो सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छी बातें बताई। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपसे फिर किसी सेशन में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी तो इकरा। जी, थैंक यू सर। तो जितने भी लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया हमारे सेशन में, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। तो आज के लिए आपके लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए लाइव सेशन में ताकि आप मजीद कुछ सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत और देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफिज।